यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। फूलपुर से दीपक पटेल को बीजेपी उम्मीदवार बनाया गया है। करहल से अनुजेश यादव को बीजेपी का टिकट मिला है। कुंद्रकी से रामवीर सिंह ठाकुर बनाए गए हैं उम्मीदवार। तो यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। ये देखिए, ये लिस्ट हम आपको टीवी 9 भारतवर्ष पर दिखा रहे हैं। और अहम खबर यह कि संजीव शर्मा को गाजियाबाद से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। दीपक पटेल पर भरोसा किया गया है फूलपुर सीट के लिए। करहल से अनुजेश यादव बीजेपी के टिकट पर उपचुनाव लड़ेंगे। कुंद्रकी से रामवीर सिंह ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है। तो बीजेपी की लिस्ट आ गई है। 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और 7 उम्मीदवारों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। तो ये देखिए, लिस्ट आपको दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट दिखा रहे हैं। 7 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है और 9 सीटों पर, कुल 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 7 उम्मीदवारों का भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है। तो बीजेपी की टक्कर इंडिया गठबंधन से होगी, लेकिन खास बात यह है कि इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव तो लड़ा जाएगा, लेकिन सिंबल होगा साइकिल का, सिंबल होगा समाजवादी पार्टी का। तो बीजेपी वर्सेस इंडिया गठबंधन का मुकाबला, लेकिन समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर सभी 9 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ेंगे इंडिया गठबंधन की ओर से। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आनंद, इस लिस्ट में क्या खास बात आपको नजर आई सबसे? देखिए, आज बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के जो चुनाव होने वाले हैं उसके 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। और इन अगर सूची को देखा जाए तो बीजेपी ने नए चेहरों पर भरोसा जताया, नए और युवा चेहरों पर भरोसा जताया है। और जो 2 सीटें हैं मझवा और कटहरी की, जिसको लेकर निषाद पार्टी लगातार बीजेपी पर दबाव डाल रही थी। 2-3 राउंड की बैठक हुई थी जेपी नड्डा के साथ, संजय निषाद की और प्रवीण निषाद की, और ये दोनों चाहते थे कि कटहरी और मझवा की सीट, क्योंकि 2022 में बीजेपी ने ये दोनों सीटें निषाद पार्टी को दी थी। निषाद पार्टी दोनों सीटों पर दावा कर रही थी, लेकिन इन दोनों सीटों पर बीजेपी ने अपने सिंबल पर कैंडिडेट उतारने का फैसला किया है। हालांकि कल जो बैठक हुई उसमें निषाद पार्टी को भरोसा दिया गया कि दिवाली के बाद इनकी बैठक कराई जाएगी अमित शाह के साथ। और बाकी जो मुद्दे हैं निषाद पार्टी के, मतलब निषाद समाज के लिए आरक्षण की बात हो या फिर निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को यूपी सरकार में एडजस्ट करने की बात हो, ये तमाम बातें जो है वो दिवाली बाद की जाएगी। लेकिन जो दोनों सीटों पर उनका दावा था उसको बीजेपी ने खारिज कर दिया है। लेकिन ये कहा है कि आगे जो भी होगा उसमें उनको एडजस्ट किया जाएगा। यानी ये तय है कि 9 सीटों पर बीजेपी अपने कैंडिडेट्स उतारेगी। एक सीट जो है बीजेपी आरजेडी को देने का ऐलान कर चुकी है। तो 8 सीटों पर बीजेपी अपने कैंडिडेट उतारेगी। 7 सीटों पर उसने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ लेकर चल रही है। और कल जो बैठक भी हुई थी संजय निषाद की जेपी नड्डा के साथ और सुनील बंसल के साथ, उसमें वो उस बैठक से संतुष्ट थे। उन्होंने कहा था कि बीजेपी बड़ी पार्टी है, वो जो भी फैसला करेगी गठबंधन के हित में फैसला करेगी, और जो भी उनका फैसला होगा, यानी कि अगर बीजेपी एक भी सीट नहीं देती निषाद पार्टी को तो भी निषाद पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, निषाद पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, ये उनकी तरफ से साफ किया गया था। और बीजेपी नेतृत्व पर पूरा भरोसा जताया गया था और हुआ भी ऐसा ही है। निषाद पार्टी को कोई सीट नहीं दी गई है। 7 सीटों का ऐलान किया गया है, उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। ये लिस्ट हम आपको टीवी 9 भारतवर्ष पर दिखा रहे हैं। विपिन चौबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। विपिन, निषाद पार्टी की तरफ से पहले भी कहा गया था कि सीटें मिले तो अच्छा, नहीं मिले तो ये बीजेपी का फैसला, हमें हर फैसला स्वीकार है। तो क्या माना जाए कि पहले से ही संकेत थे, बस एक दांव खेला जा रहा था कि शायद कहीं कोई बात बन जाए? देखिए, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि उपचुनाव जिन 10 सीटों पर होना है उसमें से 2 सीटें ऐसी हैं जो पहले जो 2022 में चुनाव हुआ था तो निषाद पार्टी के कोटे में थी। निषाद पार्टी ये चाहती थी कि जब बाई इलेक्शन उन सीटों पर हो रहा है तो उन सीटों को रिटेन किया जाए, लेकिन बीजेपी इस पक्ष में नहीं थी। बीजेपी ये जानती थी कि अगर हम अपने सहयोगी दलों को इन सीटों को देंगे तो वहां चुनाव हारने की संभावना है। ऐसे में बीजेपी इस उपचुनाव में, क्योंकि इसे 2027 का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है, बीजेपी इस चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। और बहुत मंथन के बाद अब जिन 9 सीटों पर चुनाव होना है उनमें से
7 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा, और साथ ही निषाद पार्टी के अध्यक्ष को ये कहा गया है कि हम उपचुनाव में आपको एडजस्ट नहीं करेंगे, आगे आपको जरूर कहीं एडजस्टमेंट देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को बैरक वापस लौटना है। और इस बीच बीजेपी ने, क्योंकि अंतिम 2 दिन बचे हुए, आज और कल उम्मीदवारों के नामांकन का अंतिम दिन है, तो यूपी के उपचुनाव के लिहाज से 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, और इसी के साथ जो संशय था वो खत्म हो रहा है। जी बिल्कुल, तो जितने भी प्रश्न थे लगभग उनका उत्तर अब सामने है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए ये लिस्ट आ गई है और अब 2 ही दिन बचे हैं नामांकन करने के लिए। ऐसे में अब उपचुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है, चुनावी बिगुल फूंक दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के बाद रूस से वापस आ गए हैं, लेकिन इस बार का सम्मेलन कई मायनों में बहुत खास रहा। ब्रिक्स समिट की ये पहली तस्वीर जो सामने आई वो भारत के कद को दिखाती, तो वहीं दूसरी तस्वीर सबसे अहम है, क्योंकि 5 साल बाद चीन और भारत की द्विपक्षीय वार्ता हुई। मीटिंग में पीएम मोदी ने क्या संदेश दिया, एक एक डिटेल आपके सामने रखेंगे और पीएम मोदी के बयान के मायने भी आपको समझाएंगे। और देखिए तीसरी तस्वीर रूस से सदाबहार रिश्तों और दमदार दोस्ती की ये तस्वीर है। एक बार फिर से इन तस्वीरों ने यह साबित किया है कि भारत और रूस कितने पुराने, कितने गहरे दोस्त हैं। लेकिन ये तस्वीरें पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को बिल्कुल रास नहीं आ रही होंगी, क्योंकि पीएम के ग्लोबल संदेश से पाकिस्तान को की एक बड़ी उम्मीद को झटका लगा है। ब्रिक्स में सदस्यता की कोशिश में जुटा पाकिस्तान, और पाकिस्तान को पार्टनर देश का दर्जा भी नहीं मिल सका, तो यह पाकिस्तान के लिए झटका है। और ब्रिक्स में आखिर ऐसा कैसे संभव हुआ, आतंकवाद पर पीएम मोदी के कड़े प्रहार का क्या प्रभाव हुआ, क्या असर हुआ, एक एक अपडेट आपको बताएंगे। पूरा एनालिसिस आपके सामने होगा और अपने एक्सपर्ट से समझने की भी कोशिश करेंगे कि नए समीकरण क्या कह रहे हैं। जी हां, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि जिनपिंग के साथ मीटिंग में पीएम मोदी ने क्या कहा। विकास के लिए शांति और स्थिरता को अहम बताया है पीएम मोदी ने। आपसी विश्वास रिश्तों का आधार है। अब खुले मन से बातचीत का भरोसा भी दिलाते प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। सुनिए उनकी तरफ से क्या कहा गया। आपसे मिलकर खुशी है, और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे। और शी जिनपिंग को पीएम मोदी का संदेश क्या है, जरा ये भी देख लीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत का फोकस क्या है। तो शांति, स्थिरता, ये सबसे जरूरी चीज है भारत के लिए, और आपसी विश्वास को बढ़ाना बेहद जरूरी भारत ने माना है। आपसी सम्मान भी हो, संवेदनशीलता दिखाई जाए, आपसी संबंधों में खुले मन से संवाद किया जाए, ताकि हर जटिल मुद्दे का समाधान निकल सके। जी हां, और देखिए प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात पर शी जिनपिंग की तरफ से क्या कहा गया है, अब आपको यह बताते हैं। कहा गया, हमारी मुलाकात का पूरी दुनिया को इंतजार था। मतभेदों और असहमतियों को ठीक से संभालना है। एक दूसरे की विकास आकांक्षाओं को हमें पूरा करना है, यह कहा गया चीनी राष्ट्रपति की तरफ से। Mr. Prime Minister, it's my great pleasure to meet you in Kazan. It's the first time for us to have a formal meeting in 5 years' time. Both the people in our 2 countries and the international community are paying great attention to our meeting. China and India are both ancient civilizations, major developing countries, and important members of the global South.
we are both at a crucial phase in our respective modernization endeavors. It best serves the fundamental interests of our two countries and two peoples. और सदस्यता पर पाकिस्तान को भी झटका लगा है। जी हां, पाकिस्तान लंबे समय से चाह रहा है ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए। पाक को पार्टनर देश का दर्जा तक नहीं मिला है और पिछले साल पाकिस्तान ने आवेदन किया था। भारत ने बिना नाम लिए साफ किया है अपना रुख। सबकी सहमति से ही ब्रिक्स का विस्तार। तो देखिए, चीन ने समझी भारत की जरूरत। पाकिस्तान का खेल खत्म, ये क्यों कहा जा रहा है? ब्रिक्स के जरिए छवि सुधारने की कोशिश की गई है। चीन के मद्देनजर हम ये बात कह रहे हैं। पिछले साल ब्रिक्स सदस्यता का आवेदन किया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान को सदस्यता के लिए चीन पर भरोसा था। एलएसी पर तनाव को अपने लिए मौका मान रहा था पाकिस्तान। 4 साल बाद भारत के लिए चीन को रुख बदलना पड़ा है। चीन दोबारा भारत से तनाव बढ़ाना नहीं चाहता। भारत से रिश्ते दांव पर लगाकर पाकिस्तान का समर्थन अब मुश्किल नजर आ रहा है चीन के लिए। भारत ने सबकी सहमति से ब्रिक्स के विस्तार की बात की। पाकिस्तान को ब्रिक्स में पार्टनर देश का दर्जा नहीं मिल पाया। यह निश्चित तौर पर पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल संजय सॉय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। महेश सचदेव साहब पूर्व राजदूत हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब नेता हैं पीएमएलएन के, पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और मनीष झा हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल आज डॉक्टर इरशाद साहब मैं आपसे ही करना चाहूंगा। आप मानते हैं पाकिस्तान की कारगुजारियां एक बार फिर इस बात की जिम्मेदार बनी कि आप वो मकाम ब्रिक्स में जो हासिल करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए? चीन भी आपका सपोर्ट नहीं कर पाया। यह निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका माना जा रहा है पाकिस्तान के लिए, मानेंगे आप? बहुत शुक्रिया समीर। मैं ये कहूंगा कि देखिए, जब भी कोई कॉन्फ्रेंस होती है, जब भी कोई इजलास होता है, उसमें कुछ नकात होते हैं, जब ऐसा ऐसा ये काम होते हैं। दूसरी बात ये है कि आप बात कर रहे हैं चाइना हमसे नाराज हो गए। चाइना आपका हिंदुस्तान, तमाम दुनिया के ममालिक अभी एससीओ कॉन्फ्रेंस के लिए हमारे पाकिस्तान में मौजूद थे। और दूसरी बात यह है कि अच्छी यादें लेकर के गए जयशंकर जी भी, और चाइना के वजीर आजम भी, रशिया के भी, जितने भी ब्रिक्स के ये मेंबर्स हैं इसमें से बहुत सारे पाकिस्तान में मौजूद थे। इससे बेफिक्र रहिए कि पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। प्रॉब्लम आने वाली है हिंदुस्तान को। देखिए, अगर आप अच्छा बोले, मैं ये समझता हूं कि हम मीडिया के जरिए बहुत सारी चीजों को अच्छा कर सकते हैं। अगर आप अच्छा बोलें तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन जब आप जहर बोलते रहें, गंदी बातें बोलते रहें, दहशतगर्द एक दूसरे को बोलते रहें, तो ये अच्छी बात नहीं। मैं समझता हूं कि एक वक्त है, अच्छा वक्त है, जैसे कि अब ये इजलास हुआ ब्रिक्स में, अगर हम तमाम खित्ते के लोग इकट्ठे हो जाएं तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी महंगाई, बहुत सारी दहशतगर्दी, बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं अगर हम सब लोग इकट्ठे हो जाएं। लेकिन हम अच्छा बोलेंगे अगर आप अच्छा करेंगे। अगर आप आतंकवाद का, टेररिज्म का साथ देना छोड़ दें तो फिर तो अच्छा है ये। फिर तो हमारे आपके बीच भी बातचीत हो सकती है, भारत पाकिस्तान के बीच भी वार्ता हो सकती है। समीर, आप दहशतगर्द किसको कहते हैं? दहशतगर्द है कौन? पहले तो ये इलाज कीजिए। मैं मुसलसल आपके चैनल्स पे ये कह रहा हूं कि पहले बीमारी बहुत आसान है। ओसामा बिन लादेन दहशतगर्द था। बीमारी है क्या? बीमार है। ओसामा बिन लादेन दहशतगर्द था। किसका ज़हनी तवाज़ुन खराब है? कौन दहशतगर्द की गिरदान करता है? और दूसरी बात यह है कि जख्मी कौन है, किसका जिस्म छलनी है? मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार हो रहा है। क्या ख्याल है कि पाकिस्तान में बार बार चिल्ला के कह रहा हूं, क्या हम खुद से अपने मुल्क में दहशतगर्दी कर रहे हैं? ये आप लोग करवा रहे हैं। लेकिन चोर मचाए शोर वाली बात है। आप खुदारा कुछ ऐसा करें कि ये मामला हल हो जाए, ये दहशतगर्दी की गिरदान खत्म हो जाए। ये आपका जो आप ये हमेशा कलमा पढ़ते रहते हैं दहशतगर्दी का, ये खत्म हो जाए। अगर आप अच्छा बोलना शुरू करें, मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि हिंदुस्तान हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन हमारा मुकाबला करने की जरूरत आप में नहीं है। ये भी याद रखिए। आप बड़े भाई हम हैं, एक दिन पहले पैदा हुए आपसे, हम बड़े हैं आपसे, लेकिन मुल्क आपका बड़ा है, आपकी तादाद बड़ी है। आप 1.5 अरब हैं, हम 26 करोड़ लोग हैं। तो मैं ये समझता हूं कि आप अच्छा बोलेंगे
तो बहुत कुछ अच्छा इरशाद हो साहब, सकता है। फिर वही बात, मोदी जी अच्छा बोलेंगे तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। जुर्रत किसकी कितनी है, जुर्रत किसकी कितनी है, ये तो आप देख ही चुके हैं, फिर भी आप बार बार इस बात का जिक्र करते हैं। मैं आपको बीच में नहीं रोकना चाह रहा था, मैं आपको बीच में नहीं रोकना चाह रहा था, लेकिन मनीष, ये अपने आप में अगर हम एग्जैक्टली ब्रिक्स में जो कुछ हुआ है उसी के मद्देनजर बात करने की कोशिश करें तो ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा झटका है। और जाहिर है भारत से रिश्तों की कीमत पर चीन भी पाकिस्तान का साथ अब नहीं देना चाह रहा है। एक ये बड़ा पॉइंटर निकलकर सामने आता है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, इरशाद साहब आज सुबह सुबह चुटकुला सुनाने के मूड में हैं, जब वो पाकिस्तान की तारीफ करते हुए ऐसी बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान भारत से मुकाबला करने की जरूरत नहीं कर सकता है। देखिए, सीधी सी बात है, पाकिस्तान को हिंदी में हम लोग कहते हैं ना कि दूध भात है। जियो पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की किसको जरूरत है? पाकिस्तान वो जगह है जहां पर जियो पॉलिटिक्स का कचरा फेंका जाता है। वही काम यूएस ने किया, वही काम चीन कर रहा है, वही काम सऊदी अरब ने किया जब मुस्लिम कंट्री की उनको पॉलिटिक्स करनी होती है, वही काम ईरान करता है। यही हकीकत है। वरना पाकिस्तान ने कब किस प्लेटफॉर्म पर वैश्विक मंच में किसी प्रोग्राम को इनिशिएट किया? और आप कहते हैं दहशतगर्द कौन है? अरे अगर आपके पास समय है तो अभी आप निकाल लीजिए और संयुक्त राष्ट्र की जो दहशतगर्दी की लिस्ट है उसमें देख लीजिए, 2 दर्जन से अधिक पाकिस्तानी नागरिक के नाम उसमें शामिल हैं। तो आपको मैं ये कहता ही नहीं हूं कि मोहम्मद जिन्ना दहशतगर्द हैं, लेकिन पाकिस्तान के कौन कौन लोग दहशतगर्द हैं ये तो आप यूएन की सैंक्शन लिस्ट में निकाल लीजिए, टेररिस्ट लिस्ट में निकाल लीजिए, उसमें सबके नाम दर्ज है। ओसामा बिन लादेन से लेकर हर कोई जो कि पाकिस्तान की सरजमी से काम करता है। और एक आखिरी बात मैं जोड़ दूं आपको, देखिए ये बात सही है कि एससीओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर भारत और पाकिस्तान दोनों उस जगह पर मंच पे थे, हम सार्क में भी साथ में थे। लेकिन दिक्कत पाकिस्तान के साथ यही है कि पाकिस्तान को अगर आप किसी एक समुदाय वाले कार्यक्रम में बुलाइए तो वहां पर भी वो अपनी राग अलापने लगते हैं। तो क्या है ना कि आपने ये तय कर रखा है, जैसे हमारे यहाँ हिंदी में कहावत है कि कीचड़ में अगर कोई जानवर है तो वो चाहता है कि बाकी लोग भी कीचड़ में आ जाए। पाकिस्तान भी जियो पॉलिटिक्स का वही कीचड़ है जहां पर कि वो चाहता है कि बाकी का मुल्क उसी में आ जाए। ठीक है, ले लीजिए मौका, इरशाद साहब ले लीजिए मौका, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। अभी आपके मेहमान कह रहे थे कीचड़ में कोई है, तो कीचड़ में से आप निकलेंगे तो सारे पाक हो जाएंगे, पूरा खित्ता पाक हो जाएगा। कीचड़ में आप लोग हैं, आपका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, आप गलत बोलते हैं हमेशा, और दहशतगर्दी के अलावा कोई लफ्ज आता नहीं है आपको। देखें, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि अच्छा अच्छा बोलें, अच्छा बोलेंगे तो अच्छा होगा, जब बुरा बोलेंगे तो बुरा ही होगा, तो जब अच्छा बोलेंगे तो राम भली करेगा। वही कहते हैं, चढ़ जा बेटा सूली राम भली करेगा। तो ये लोग आप लोग हैं, मैं ये चाहता ये हूं, हम चाहते ही हैं, पाकिस्तान ये चाहता है। देखिए, जयशंकर जी जब यहां से होकर के गए पाकिस्तान से, हम ये सोच रहे थे कि बहुत अच्छा होने वाला है। मोदी जी ने बातें सुनी होंगी जयशंकर जी की, कॉन्फ्रेंस के बारे में भी मालूमात है आप लोगों को, तमाम कुछ है, आपका मीडिया भी आया, इंटरनेशनल मीडिया मौजूद था यहाँ। तो हम ये समझते थे कि ब्रिक्स में भी आप हमें वोट देंगे, हमें सपोर्ट देंगे आप, क्योंकि हम आपके पड़ोसी भी हैं, हम भाई भी हैं, हम बिछड़े हुए हैं एक दूसरे से, एक ही जिस्म दो जान है, 2 मुल्क हो गए एक मुल्क से। तो लेकिन क्योंकि जब तक आपकी जहन ठीक नहीं होगा, मैं कहता हूँ सोच बदलिए, सोच बदलेंगे तो खित्ता बदलेगा। मैं हमेशा आपके चैनल पे ये कहता हूँ, खुदारा सोच बदलिए, बस इससे ज्यादा मुझे लगता ये है कि मैं बोलता रहूंगा, मैं तकरीर करता रहूंगा, लेकिन ये बात आपने अच्छी कही, मोहब्बत की बात आप कर रहे हैं, एक जिस्म 2 जान होने का दावा आप कर रहे हैं, ये बात अच्छी है, लेकिन आपने खुद ही बाद में जवाब दे दिया कि सोच बदलने की जरूरत है। बस यही तो मसला है, दहशतगर्दी के साथ खड़े रहने वाली सोच को बदल दीजिए, फिर तो सब ठीक ही है। रवि, बिल्कुल, आप काम बदलिए, दुनिया की सोच अपने आप आपके प्रति बदल जाएगी। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बातों की बात नहीं है, आपके काम भी वैसे होने चाहिए। और देखिए, अब आपको हम बताते हैं कि पीएम मोदी ने ब्रिक्स में कैसे बिना नाम लिए पाकिस्तान को आईना दिखा दिया, और आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं। ये एक बॉटम लाइन है भारत की, और हर मंच पे हमने ये बात कही है कि आतंकवाद से कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, समझौता नहीं होगा, दोहरे मापदंड हमें मंजूर नहीं होंगे। टेरर फाइनेंसिंग रोकने पर फोकस हो, यानी जो लोग आतंकवाद को फ्यूल करते हैं, पैसा प्रोवाइड करते हैं, रिसोर्स, उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। और युवाओं में कट्टरता पर लगाम जरूरी है कि आने वाली पीढ़ी में भी ये जो सोच है कट्टरता की, वो आगे न जाए। बिल्कुल, आतंकवाद पर कोई समझौता करने के लिए भारत तैयार नहीं है, ये 2 टूक अल्फाजों में बता दिया गया है। ब्रिगेडियर शरदेंदु, किस तरह से आप देखते हैं भारत के इस रुख को, और जिन बातों का ब्रिक्स के मंच पर आतंकवाद को लेकर, टेरर फंडिंग को लेकर जिक्र किया गया, उसमें मैसेज सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि कई मौकों पर पाकिस्तान का साथ देने वाले चीन पर भी साफ तौर पर
उसके लिए भी एक मैसेज मुझे तो नजर आता है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने टेररिज्म के बारे में बोला, आतंकवाद के बारे में बोला, बड़े ही दो टूक शब्दों में दोनों कंट्रीज पे निशाना साधा है। देखिए, डबल स्टैंडर्ड टेररिज्म का नहीं हो सकता है। एक तरफ आप पूरे टेररिज्म को कंडेम करो और दूसरी तरफ जब हम किसी के ऊपर सैंक्शन लगाने की बात करते हैं तो आप यूएन में वीटो लगा देते हैं। तो पूरा इशारा चाइना की तरफ था और एक मैसेज दिया पाकिस्तान को कि आप ये टेररिस्ट एक्टिविटी जो जिस तरीके से आप सपोर्ट करते, ट्रेनिंग करते, फंडिंग करते, अक्रॉस द बॉर्डर भेज के दहशतगर्दी की घटनाओं को अंजाम देते हैं, उससे आप बाज आइए। यही स्थिति देखिए पाकिस्तान को बाकी देशों से अलग करती। कोई ट्रस्ट नहीं करता पाकिस्तान को, जो उनकी सोच भी कहीं ना कहीं विकृत है। लिहाजा उनको अपना अब स्टैंड बदलना पड़ेगा। 1947 से लेके आप 2024 तक आ गए, लेकिन आपकी सोच में परिवर्तन नहीं हुआ। आप एक ही राग अलापते रहते हैं। लिहाजा यह हुआ कि आपके प्रांतों में डिफरेंसेस हो गए। आपके यहाँ पंजाब अलग हो गया, बलूचिस्तान की अलग थिंकिंग है, पीओके की अलग थिंकिंग है और खैबर पख्तूनवा में अलग तरीके की बातें की जाती। तो आप कहां रह गए? आप अपने आर्थिक मुद्दों में उलझ के रह गए, आप अपने प्रादेशिक मुद्दों में रह गए और वर्ल्ड में आप कोई साख नहीं दे पाए। और आपकी रेपुटेशन बड़ी एक टेररिस्ट कंट्री की, जो टेररिस्टों को पनाह देता है और टेररिस्ट एक्टिविटीयों में इन्वॉल्व होता है। तो कैसे आप ब्रिक्स में आ सकते हैं? आपको तो कोई स्टेटस नहीं मिला। हालांकि आप बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं कि ब्रिक्स में आपकी एंट्री हो, जिससे कि आप इस फोरम का भी इस्तेमाल करें हिंदुस्तान के अगेंस्ट बोलने में, लेकिन आपकी एंट्री होती नहीं दिख रही है। और आपको एक बार रीलुक करने की जरूरत है। जैसा आप बार बार कहते हैं कि सोच बदलनी है, सोच पाकिस्तान को बदलनी है, क्योंकि आपकी सोच भी बदलनी होगी सर, और काम भी आतंकवाद को बढ़ावा दिया और उसी की फसल आज आपकी डेट में काट रहे हैं। इनको अपने काम भी बदलने होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो नुकसान पाकिस्तान का ही हो रहा है। पूरी दुनिया में कैसे वो अलग थलग पड़ जाते हैं अचानक से, ये वो खुद देख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बात है कि डिनायल मोड में। संजय सोई सर, सवाल ये है कि चीन, रूस, भारत के साथ इस तरह से खड़े नजर आए ब्रिक्स में, पाकिस्तान की लीडरशिप, उसकी फॉरेन पॉलिसी, उसकी डिप्लोमेसी के लिए ये कितना बड़ा झटका है और क्या लेसन्स हैं पाकिस्तान के लिए? नहीं, बिल्कुल रवि, ये एक हकीकत है। हकीकत को पाकिस्तान जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा रहेगा। और जैसा कि अभी इरशाद साहब बता रहे थे कि मोहब्बत और भाईचारा और पुराने बिछड़े भाई, यही बात अगर अपनी सोच में ले आए, क्योंकि वो कहते कुछ है करते कुछ है। जो मोदी जी ने कहा दोहरे मापदंड, ये दोहरे मापदंड वाली बात बिल्कुल सच निकल के आती है। और आज अगर इस प्रकार से कोशिश कर करके, जबकि चीन भी वहाँ मौजूद था, कुछ और देश भी जिनके साथ पाकिस्तान के अच्छे संबंध हैं, फिर भी अगर वो मेंबरशिप या गेस्ट मेंबरशिप कुछ भी नहीं ले पाए हैं, तो ये वाकई में एक काफ़ी बड़ी डिप्लोमेसी की हार है। और ये दिखाता है कि आज दुनिया समझ रही है कि पाकिस्तान की सोच किस प्रकार की है, किस प्रकार से आज दुनिया आतंकिस्तान के तौर पे नाम पे जानती है। और ये ही बात मैं कई बार दुनिया में कहीं भी जाता हूँ, किसी भी मुल्क में जाता हूँ, तो वहाँ पे पाकिस्तान के निवासी, जो आपकी आवाम जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो भी यही बात करके, जनाब हमें कई बार बड़ी शर्म आती है अपने आप को पाकिस्तानी कहने में। हमारे जो पॉलिटिकल लीडर ऐसा नहीं है, हमारी जो सेना है, इन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। इरशाद साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। इरशाद साहब, कुल मिलाकर ये बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी कि अगर भारत नहीं चाहेगा तो चीन भी आपका साथ नहीं दे पाएगा। ब्रिक्स का मंच ये भी तो बता रहा है आपको। मैं आप देखें, ब्रिक्स के से अलहदा बात कीजिए। आप दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि हम मुल्क अलहदा खड़े हैं। आप देखिए, कभी मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के एम्बेसडर को नंगा करके किसी मुल्क से भेजा गया दहशतगर्द कह करके? आपके मुल्क के एम्बेसडर्स को भेजा गया कनाडा से दहशतगर्द का पूरा एक हरा हाथ में पकड़ा करके सर्टिफिकेट दे दिया गया कि आप दहशतगर्द हो, आप हमारे मुल्क में रहने के काबिल नहीं हो। आप मुझे कोई एक सबूत दीजिए, कोई एक मिसाल दीजिए कि पाकिस्तान के किसी एम्बेसडर को या उसके लोगों को किसी मुल्क से ऐसे निकाला गया हो, ऐसा धुतकारा गया हो, जैसा कि आपके एम्बेसडर को और आपके लोगों को कनाडा से निकाला गया। देखें, ब्रिक्स में इंशाल्लाह हम आ जाएंगे। आपका जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए मैं कहूंगा, ये जिक्र कर रहे हैं। इरशाद साहब बोल लिया ना, मैं जिक्र कर रहा हूं। ठीक है, आपने बोल लिया ना। और कनाडा अभी तक कोई सबूत नहीं दे पाया, ये आपको पता है बहुत अच्छे से। पूरा विवाद क्या है ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन आप क्या प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर सचदेव साहब रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। सुनिएगा। सर्टिफिकेट लेकर आए ना, बस। सचदेव सर, हमें किसी का सर्टिफिकेट तो नहीं चाहिए, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री खुद ही कह चुके हैं अपनी संसद में और अपने कोर्ट में कि उनके पास कोई पुख्ता सबूत इस बारे में नहीं है। और भारत ने अपने
डिप्लोमेट्स को खुद ही विड्रॉ किया है, क्योंकि उनकी सुरक्षा में कूच हो रही थी, उनकी सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं की जा रही थी। उनके खिलाफ उनके कत्ल के लिए इनाम का ऐलान किया जाता था गुरुद्वारों से, और पोस्टर लगाए जाते थे वांटेड किल्ड। हमारे एक जहाज़ को 1985 में गिराया गया था और कनाडा के लोग उसमें मतलब मुलवसित थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने उसकी पूरी तहकीकात नहीं की और आज तक वो किस्सा लटका हुआ है। उसका कोई दोषी नहीं है और दोषियों को के बारे में जो भी मालूमात थी उनको मिटा दिया गया है कैनेडियन सीक्रेट सर्विस की तरफ से। तो इस तरह की बातें ला करके मेरे ख्याल से कोई भी सबूत आप नहीं दे पा रहे हैं। मैं बल्कि सबूत दे रहा हूं आपको। मुझे बोलने दीजिएगा। क्या तरीका है? नहीं इरशाद साहब, मुझे लगता है कुछ बेसिक आपके कंसेप्ट में प्रॉब्लम है। 24 घंटे पहले रूस ने ब्रिटेन के 6 डिप्लोमेट को वापस कर दिया। मैं 1 मिनट में जोड़ देता हूं आपको, फिर आप बताइए। 24 घंटे पहले रूस ने 6 डिप्लोमेट ब्रिटेन के उनको एक्सपेल कर दिया। ब्रिटेन ने रूस के डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया। रूस ने अमेरिका के डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया था। तो इसका मतलब क्या है कि अमेरिका टेरर कंट्री है, ब्रिटेन टेरर कंट्री है या रूस टेरर कंट्री है? देखिए, डिप्लोमेसी ऐसे नहीं चलती। तभी तो हमने आपको कहा पॉलिटिक्स का ABC भी अगर पाकिस्तान को नहीं पता होगा तो पाकिस्तान के तमाम नेता और तमाम लोग यही बात समझेंगे। अगर किसी डिप्लोमेट को भेजा जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको सर्टिफिकेट मिल गया। मतलब ये है दोनों देशों के बीच में वैचारिक मतभेद है। और ठीक है मनीष, बिल्कुल। इरशाद साहब बोलिए। एक ये है कि शिफ्ट होना, एम्बेसडर को दूसरे मुल्क से दूसरे मुल्क में चले जाना। एक ये होता है कि सर्टिफिकेट दहशतगर्दी का देकर के भेजा जाए। दूसरी बात ये अभी आपके ये एम्बेसडर साहब फरमा रहे थे कि जी कनाडा के लोगों ने हमला किया जहाज पे और दहशतगर्दी करने के। कनाडा के लोग नहीं है, वो हिंदुस्तान के सिख भाई हैं, जो हिंदुस्तान के लोग हैं, जिनको सताया गया, जिनको भुगाया गया, जिनको दहशतगर्द बनाया गया। वो कौन लोग हैं? वो आपके हिंदुस्तान के लोग हैं। सिख कनाडा में पैदा नहीं हुए, वो आपके हिंदुस्तान में पैदा हुए। भाई इरशाद साहब, आपको अपने यहाँ का गड्ढा नजर नहीं आ रहा है, आप कनाडा पहुंच जा रहे हैं। बात किसकी हो रही है? भारत, पाकिस्तान, चीन की हम बात कर रहे हैं। ब्रिक्स से मैसेज क्या मिला उसकी हम बात कर रहे हैं। आप बार बार कनाडा पे पहुंच जा रहे हैं। मतलब कोई उम्मीद ना की जाए आपसे, आगे के लिए भी आपसे कोई उम्मीद ना की जाए इरशाद साहब। आप पाकिस्तान को दहशतगर्द कह रहे हैं, जबकि सर्टिफाइड दहशतगर्द आप लोग साबित हो चुके हैं। देखें, मैं तो यही कह रहा, मैंने स्टार्ट यही किया था कि अच्छा बोले, सोच बदलें, लेकिन आपने सोच ही नहीं बदली। आपने वही साहब देखिए, सर्टिफिकेट की बात ना करें तो अच्छा है, क्योंकि पूरी दुनिया से पाकिस्तान को कितने सर्टिफिकेट मिले हैं। सर्टिफिकेट की माला पहनकर पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया में घूम रहा है और हम नहीं दे रहे हैं। UN से लेकर अमेरिका से लेकर तमाम दूसरे देशों ने दे रखा है पहले ही। आप जाइए घर, उन सर्टिफिकेट्स को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा दहशतगर्द कौन है और कौन फैला रहा है। फिलहाल समय इतना ही था हमारे पास। सभी मेहमानों का आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ